जोहार साथियों, मैं अभिनव कुमार आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि जेक के द्वारा क्लास 8th 9th और 11th का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 जारी कर दिया गया है। इसी के आधार पर बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना अति आवश्यक है। आज मैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? पहला ऑप्शन है चाल और वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण और विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है बल और संवेग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोनों राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, वह होता है चाल और वेग। ये दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि ऑप्शन नंबर बी में त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगर आपका प्रश्न में इस तरह भी दे दिया जाए कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक होता है, तो आपका आंसर होगा त्वरण। और मीटर किसका एसआई मात्रक होता है, तो मीटर दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक होता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में बल का एसआई मात्रक न्यूटन और संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा वेग, तीसरा विस्थापन, चौथा त्वरण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वेग का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकेंड, चौथा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा स्पीडोमीटर, तीसरा थर्मामीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। जबकि स्पीडोमीटर वाहनों में स्पीड को दर्शाता है और थर्मामीटर ये बुखार का टेम्परेचर बताने का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रेखिक संवेग होगा। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है, अर्थात P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, P इक्वल टू एम इंटू भी। अगर द्रव्यमान को दोगुना किया जाए तथा वेग को आधा किया जाए तो संवेग भी वही रहेगा, अर्थात एम भी ही रहेगा। टू टू कैंसिल होने पर संवेग भी एम भी ही बच जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी सही होगा, वही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है तो किसका जड़त्व अधिक होगा? तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी का जड़त्व अधिक होगा जबकि ए का जड़त्व कम होगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम।
अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, 60 केजी द्रव्यमान की किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? चंद्रमा पर भार निकालने से पहले हमें उस मनुष्य का पृथ्वी पर भार कितना होगा वह निकालना होगा। इसके लिए सूत्र होता है W बराबर m/g। g का मान दे दिया गया है जबकि m का मान 60 है। 60 और 10 को मल्टीप्लाई करने पर 600 न्यूटन आता है, अर्थात पृथ्वी पर उस मनुष्य का भार 600 न्यूटन होगा। अगर वही व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाए तो उस 6 से डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए आपका आंसर आएगा 600/6। आपका आंसर होगा 60 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 न्यूटन, क्योंकि 600 और 6 को डिवाइड करने पर 100 न्यूटन आता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है तरल, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ध्वनि ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य तरंग का। अगला प्रश्न है, मानव श्रवण की सर्वप्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो मनुष्य की श्रवण प्रास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पे बोला गया है ऊपरी आवृत्ति, तो आपका आंसर होगा 20 किलो हर्ट्ज, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न माध्यमों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, या तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273.16 केल्विन आता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 273.16 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? हाइड्रोजन गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस को अधिक कंप्रेस दबाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा पीतल, तीसरा जल, चौथा तांबा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। अगला प्रश्न है, पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जिंक तथा कॉपर का मिश्रण होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिंक तथा कॉपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है जल का बर्फ में बदलना। तो जल बर्फ में बदलता तो है लेकिन बर्फ फिर जल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस ए रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है भोजन का पचना, तीसरा ऑप्शन है मोमबत्ती का पिघलना, चौथा ऑप्शन है लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, Na2O। अगला प्रश्न है, 36 ग्राम जल में के कितने मोल मौजूद हैं?
तो हम लोग जानते हैं कि मोल की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान और मोलर मास को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे 36 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है और जल का मोलर मास 18 होता है। 36 और 18 को डिवाइड करने पर आपका आंसर ऑप्शन 2 आता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि 36 और 18 को डिवाइड करने के बाद 2 आता है। अगला प्रश्न है C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का मास नंबर 12 होता है जबकि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है। तो कार्बन का संख्या 2 है और उसमें 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करते हैं तो 12 टू जा 14 प्लस 2 वन जा 2, 24 और 2 26 आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। C2H2 का मोलर मास 26 होगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जे थॉमसन। जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है और जे चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। हमारा अगला प्रश्न है एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही परमाणु संख्या भी होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमाणु संख्या 11 होगी। अगला प्रश्न है किसी तत्व के समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो न्यूट्रॉन समान नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक कोशिका जीव के उदाहरण है? आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, गोल्जी उपकरण। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा आना जाना, पदार्थों का आना जाना होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विभज्योतक उत्तक। अगला प्रश्न है रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन, दूसरा ऑप्शन है फसल उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन, चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन। तो आपका आंसर क्या होगा? दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अगला प्रश्न है कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल का उदाहरण चना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? आपका आंसर होगा उसका कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है थैलोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म। तो पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है व्हेल निम्नलिखित में से
किस वर्ग से संबंधित है? तो वेल जो है सो मत्स्य की श्रेणी में आता है, इसलिए वह मत्स्य वर्ग में रखा गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो हम लोग जानते हैं कि वैश्विक ऊष्मन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी ही वैश्विक ऊष्मन की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल के तापमान में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? पहला ऑप्शन है खांसी जुकाम, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है हैजा, चौथा ऑप्शन है कालाजार। तो असंक्रामक रोग के अंतर्गत रतौंधी आता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रतौंधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो दीर्घकालिक रोग कौन सा होता है? जो वह रोग जो लंबे समय के लिए शरीर के अंदर रहता है उसे दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीबी एक दीर्घकालिक रोग है। अगला प्रश्न है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? जीवाणु निम्नलिखित में कौन वर्ग में आते हैं? तो आपका आंसर होगा मोनेरा, यह जीवाणु मोनेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से हमारा सेट कंप्लीट हो गया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।